नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी अपने सियासी और जातीय समीकरण को दुरुस्त करने में जुट गई है, जिसके लिए पार्टी पिछड़ों और एकजुट करने का निर्णय लिया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के लवकुश मॉडल के तर्ज पर ही बीजेपी यूपी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को आगे कर ओबीसी समुदाय को जोड़ने की मुहिम चला रही है। बीजेपी की नजर अब यूपी के गैर यादव ओबीसी मतदाताओं पर है। बीजेपी ने 2022 के यूपी चुनाव में 350 प्लस सीटों पर जीत दर्ज करने और 50% से अधिक वोट बैंक पर काबिज होने का लक्ष्य भी रखा है। हालांकि आपको बता दें, बीजेपी अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अब पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने की रणनीति बना रही है, जिसके लिए 31 अगस्त को मेरठ से ओबीसी सम्मेलन की शुरुआत की जाएगी। इसकी जिम्मेदारी बीजेपी के ओबीसी मोर्चा को दी गई है। ओबीसी सम्मेलन में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से लेकर केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी संगठन में पिछड़े वर्ग को मिली भागीदारी के साथ साथ सरकार की उपलब्धियां भी बताई जाएगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अगुवाई में होने वाले पिछड़े वर्ग सम्मेलन की योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा अब योगी मोदी कैबिनेट में शामिल ओबीसी मंत्रियों को भी बुलाया जाना है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 2017 विधानसभा चुनाव के बाद 2019 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने 2018 में करीब 1 से 1.5 महीने तक पिछड़ी जनजाति पिछड़ी जातियों के सम्मेलन भी किए थे, जिनमें मौर्य, कुशवाहा, कुर्मी, यादव, निषाद समेत कई पिछड़ी जातियों को शामिल कर ये सम्मेलन लगभग 1.5 महीने तक किया गया था। बीजेपी को इसका सियासी फायदा भी चुनाव में मिला था और इसी फार्मूले को एक बार फिर से 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रयोग करने के मूड में है। यही वजह है कि बीजेपी का ओबीसी सम्मेलन के कार्यक्रम विधानसभाओं और जिले में पिछड़े वर्ग की जातियों को ध्यान में रखकर पूरी तरीके से ये रूपरेखा भी तैयार किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी के हक के लिए कई फैसले लिए गए। हक में लिए गए फैसलों के बारे में एक बार फिर से चुनाव से पहले लोगों को बताया जाएगा। इनमें खासकर 27% ओबीसी आरक्षण और राज्यों को ओबीसी जातियों की सूची का अधिकार देने वाले कानून के बारे में बताया जाना है। और इसके अलावा यूपी में सरकार के भी ओबीसी समुदाय के हित में लिए गए फैसलों की जानकारी दी जाएगी। तो एक बार फिर से बीजेपी सरकार ओबीसी सम्मेलन करने की तैयारी में है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इरम जी जुड़ गई हैं। आप नेता, मैम स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज में। वरुण मिश्रा, नेता कांग्रेस, शैलेंद्र अग्रवाल, नेता भाजपा, आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे और शैलेंद्र अग्रवाल जी आपके पास आएंगे। लवकुश की तर्ज पर काम करना और अब जिस तरीके से बीजेपी अपनी तैयारी करने में लग गई, इसे क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी पार्टी को विपक्षी पार्टियों का डर सताने लगा है। जी, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी पार्टी को कभी भी विरोधी पार्टियों का कोई भी डर नहीं है। पार्टी अपने तर्ज पर काम करती है और पार्टी सभी लोगों को मिला जुला के चलने का कार्य कर रही है, ताकि छोटे से बड़ा जो भी कार्यकर्ता हो, जो भी जात बिरादरी का हमारे यहाँ कोई भी वो नहीं है, सभी लोग हमारे लिए बराबर हैं और पार्टी सबको लेकर चलने का ही कार्य कर रही है। शैलेंद्र जी, अभी आपने बोला कि पार्टी सबको साथ में लेकर चलती है, कोई जाति समीकरण कुछ भी नहीं है, जाति धर्म से बिल्कुल हम अलग हैं, तो फिर ओबीसी सम्मेलन करने की यहाँ क्यों जरूरत है? अब किसी एक जाति को लेकर आप लोगों को जागरूक करेंगे और ओबीसी सम्मेलन करेंगे और बड़े नेता को शामिल किया जाना इस पूरे सम्मेलन में, इसका क्या मतलब है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी का सिर्फ यही उद्देश्य है कि हम सबको लेकर एकजुट होकर एक साथ चलें और जो भी लोग इससे थोड़ा बहुत भी हटकर अलग हैं या जो पार्टी के विचारों को नहीं समझ पा रहे हैं, उनको भी हम अपने साथ जोड़कर पार्टी के विचारों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब आपको ऐसा लगता है कि जो ओबीसी समाज है वो बीजेपी पार्टी के विचारों से मतभेद है, ऐसे लोगों को समझाने की जरूरत है? शायद ऐसा कुछ नहीं है, वो भी उनके पास कोई मतभेद नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी उन्हें कोई भी समस्या या जानकारी नहीं है, उसको हम और भी सुचारू रूप से उन्हें बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, आप बनी रहिएगा। सीधा चलेंगे अब इरम जी के पास। इरम जी,
ओबीसी सम्मेलन करना आप कैसे देखती हैं इसे? क्योंकि अभी बीजेपी नेता कहते हैं कि हम सभी को एक साथ लेकर चलते हैं, हमारे लिए जाति धर्म कोई मायने नहीं रखता, सभी को हम एक साथ लेकर चलते हैं। लेकिन अब जो तैयारियां हमने बीजेपी की तरफ से देखी, शायद ये कहना गलत होगा कि एक साथ सभी को लेकर चलते हैं बीजेपी के लोग। जी बिल्कुल सुरभि जी, ये जो इन्होंने अभी बोला कि हम सबको एक साथ लेके चलते हैं, तो मैं इनसे इस मुद्दे पर पूछना चाहूंगी कि क्या कभी किसी दलित व्यक्ति के साथ जो अन्याय हुआ, चाहे वो हाथरस हो, कानपुर हो या और भी जगहों पे जो दलित बच्चियों के साथ जो अन्याय हुआ, उसको क्या न्याय मिला? मैं कैसे मानूं कि ये सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं? आप इसमें सिर्फ दलित का ही नाम क्यों ले रही हैं? अन्याय तो बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। अगर आप दुष्कर्म और बलात्कार की ही बात करें तो सिर्फ एक दलित समुदाय तो नहीं है ना कि जो सरकार बोल रही है कि मैं सबको साथ लेके चल रहा हूँ, और सबसे बड़ा ओबीसी अभी ये सम्मेलन करने जा रहे हैं, मैं इस सम्मेलन की बात कर रही हूँ। अग्रवाल साहब जवाब दे सर। जी जी, देखिए पार्टी का ये उद्देश्य है कि पार्टी सबको लेकर एक साथ चले, और जैसा मैडम अभी ने कहा कि दलित के साथ कोई भी अन्याय, तो ऐसा नहीं है कि पार्टी उसको नहीं देख रही है या हमारी सरकार उसको नहीं देख रही है। सरकार भी चाहती है कि सभी के साथ न्याय हो और सभी का सम्मान हो। इसी को देखते हुए सरकार अपना कार्य कर रही है। तो फिर सरकार को अलग से क्या ऐसी वो आ गई कि इनको ओबीसी सम्मेलन करना पड़ा? मेरा एक सीधा सा सवाल है, ओबीसी सम्मेलन की क्या जरूरत पड़ गई? अगर सरकार ने काम किया था, वो सत्ता में है, और अगर उसने काम किया होता तो ओबीसी सम्मेलन की बात हमें नहीं लगता कि करनी चाहिए उनको, कि और ओबीसी सम्मेलन करना चाहिए। एक अलग जाति को एक हाईलाइट कर रहे हैं, वो सबको साथ लेके चल रहे हैं, तो हम एक अच्छा सम्मेलन करते। मैं बिल्कुल मानती हूँ आप रैली करते, सम्मेलन करते, पर सबको करते, सबको बुलाते, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्योंकि हमारा देश जो है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबसे मिलके बना हुआ है। यही हमारा हिंदुस्तान है। जी जी, हमें आपकी बात एकदम सही है। केवल एक जाति को लेकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जैसा बोल रहे हैं, आपके मुताबिक, आपके के अनुसार कि मैं सबको लेके चल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी सबको लेके अगर चल रही है, तो ऐसा क्या हुआ कि एक ही जाति के लोगों का सम्मेलन? ऐसा कुछ नहीं है, तो एक ही जाति को लेकर विशेष उद्देश्य नहीं है। पार्टी का मेन उद्देश्य यह है कि ओबीसी सम्मेलन कराकर हम सभी लोगों को भी, और भी जो लोग जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये इसका मतलब है कि आप ये मानते हैं कि ओबीसी समाज आपसे नहीं जुड़ा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओबीसी समाज हमसे नहीं जुड़ा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी कुछ लोग थोड़ा बहुत भी जो हमसे नहीं जुड़े हैं या हमारे विचारों से सहमत नहीं है, उनको अपने विचारों से सहमत करने का प्रयास। वो तो यादव भी हो सकते हैं, वो तो और भी कोई जातियां होंगी, वो भी हो सकती हैं, वो सिर्फ ओबीसी समाज ही क्यों? अब उन्होंने ओबीसी समाज को चुना है, जिसके साथ वो चल रहे हैं, वो अपना एक सम्मेलन कर सकते। ईरम जी अग्रवाल जी, एक और मेहमान उनके है हमारे साथ, उनके पास चलते हैं सीधा। वरुण जी, अभी आपने दोनों ही नेताओं को सुना, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे सवाल ये इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि लवकुश मॉडल के तर्ज पर अब बीजेपी यूपी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को आगे लेकर आ रही है। हालांकि बीजेपी नेता कहते हैं कि हम किसी जाति विशेष पे ध्यान नहीं देते, हम जाति धर्म की राजनीति नहीं करते। लेकिन आपने देखा बसपा का ब्राह्मण सम्मेलन, अब बीजेपी का ओबीसी सम्मेलन, कांग्रेस भी कोई ऐसा सम्मेलन करने वाली है क्या सर? मिश्रा जी आवाज आई सर? सवाल एक बार फिर से दोहराऊंगी, सवाल सुना आपने? मुझे फिर से सवाल दोहराइए, मैं सुन नहीं पाया। मिश्रा जी सवाल आपसे ये है कि हमने बसपा का ब्राह्मण सम्मेलन देख लिया, हम बीजेपी का अब ओबीसी सम्मेलन देख रहे हैं, क्योंकि ये कहना शायद जल्दबाजी होगी या गलत होगा कि अब जो यूपी चुनाव है या फिर कोई भी चुनाव है वो जाति धर्म के आधार पर नहीं लड़ा जाता है। जाहिर सी बात है जाति धर्म की राजनीति तो होती है। आपसे सवाल ये रहेगा, क्या कांग्रेस पार्टी भी कोई इसी तरीके का सम्मेलन करने वाली है जाति और धर्म को लुभाने के लिए? लोकमंच के दर्शकों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। आपने इस डिबेट में मुझे बोलने का मौका दिया, मेरी बात सुनने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। बिल्कुल, आपका भी समय देने के लिए शुक्रिया जी। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, जाति और धार्मिक सम्मेलनों की बात है, तो आपको एक बहुत सीधी सी बात मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने कभी न किसी जाति, न किसी धर्म, न किसी समुदाय की बात की है। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में जो मुद्दों की लड़ाई लड़ती है, चाहे वो कोरोना काल के कुप्रबंधन का मामला रहा हो, चाहे वो हाथरस से बच्ची के साथ हादसे का मामला रहा हो,
चाहे कानून व्यवस्था का मामला रहा हो, चाहे सरकार के पंचायत चुनाव में चुनाव का अपराधीकरण करने का मामला रहा हो। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी जात, किसी धर्म पर नहीं बल्कि मुद्दों की लड़ाई लड़ती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से मुद्दों पर लड़ती आई है, हम आगे भी मुद्दों पर ही लड़ते रहेंगे। जाति धर्म में जिन्हें बांटना हो वो बांटते रहें, हमारा काम सबको साथ लेकर चलने का है। हम सबके साथ अपनी बात करेंगे, मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे उसके लिए। लेकिन सर, यूपी चुनाव में कांग्रेस पार्टी की भागीदारी कहाँ है? हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। लोग तो बस सबकी जुबान पर यही है कि भाजपा और सपा की सीधी टक्कर है। कांग्रेस पार्टी कहाँ है? नहीं, देखिए, ये मीडिया के लोग भाजपा और सपा की सीधी टक्कर दिखाते रहे, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी जमीन पर लड़ाई लड़ना जानती है, जमीनी मुद्दों पर हम लड़ते हैं। और आज अगर आप जमीनी क्षेत्र में जाएंगी, लोगों से बात करेंगी और उनसे पूछेंगी, आप तीनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों का नाम पूछ लीजिएगा, मैं दावे से कहता हूं कि किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम नहीं बताएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम आपको सुनने में जरूर मिल जाएगा। इसलिए मिलेगा कि सड़कों पर इस भाजपा भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ अगर कोई पिछले 2 साल में निकला है, 3 साल में निकला है, 4 साल में बोला है, तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया है। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर लड़ती नजर आ रही है। कौन से मुद्दे मिश्रा जी, कौन से मुद्दे हैं? कौन से मुद्दे? आप बार बार कह रहे हैं कि हम मूलभूत मुद्दों पे लड़ रहे हैं, हम जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन से मुद्दे हैं? आपको नहीं लगता कि कोरोना काल में जिस तरह से बसों के कुप्रबंधन का मामला था, या कोरोना काल के मिसमैनेजमेंट का मामला था, या सर, हमने तो कोरोना काल में पक्ष विपक्ष को सिर्फ यही लड़ते हुए देखा कि वैक्सीन मत लीजिए, हिंदू वैक्सीन नहीं लेंगे तो मुसलमान वैक्सीन नहीं लेंगे। हमने तो सिर्फ यही देखा कोरोना काल में। मुखालफत की है तो वो कांग्रेस पार्टी रही है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी है वर्तमान सत्तासीन पार्टी के विरोध में, और जनता इस बात को समझ रही है, देख रही है। वो प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के साथ चलने को तैयार है। और आप वक्त दीजिए, चुनाव आने दीजिए, आपको दिखाई पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता अब कांग्रेस पार्टी के साथ। सर, विपक्ष तो ये भी आरोप लगाता है कि प्रियंका गांधी कोई बरसाती मेंढक है, कि कोई कभी घटना हो गई तो वहां पे धरना प्रदर्शन कर दिया, उसके बाद कहां प्रियंका गांधी, कहां कांग्रेस, कुछ पता ही नहीं होता। वो सब देखिए, आरोप तो कोई कुछ भी लगा सकता है। मैंने फिर कहा, पिछले 4 सालों में सरकार के मिसमैनेजमेंट को देखिए और कांग्रेस पार्टी की लड़ाई को देखिए। कांग्रेस पार्टी की हर लड़ाई में प्रियंका गांधी जी का नेतृत्व साथ रहा है। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हमने सारी लड़ाइयां लड़ी है, और जब से उनके पास उत्तर प्रदेश का प्रभार है, भाजपा वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, उनके लिए पर्यटन का मामला होगा, हमारे लिए उत्तर प्रदेश की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़ा हुआ मामला है, उत्तर प्रदेश को अपराधीकरण से बचाना है। प्रियंका जी के साथ, प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आवश्यक है, होने जा रहा है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व। बिल्कुल, यानी कि अगर यूपी में कांग्रेस जीतेगी तो यूपी शायद अपराध मुक्त हो जाएगा। आपकी बातों से तो यही प्रतीत हुआ। अग्रवाल जी के पास वापस चलेंगे। आप 25 साल पुराना उत्तर प्रदेश देखिए और आज का उत्तर प्रदेश देखिए। जब कांग्रेस की सरकार रही उत्तर प्रदेश में, उस समय का उत्तर प्रदेश और आज का उत्तर प्रदेश आप तुलना कर लीजिए, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। फर्क मिश्रा जी शायद बोलना नहीं चाहिए, लेकिन यही बोलूंगी यहाँ पर कि चाहे सरकार किसी की भी रही हो, कांग्रेस रहे, बसपा रहे, सपा रहे, यहाँ तक कि बीजेपी रहे, अपराधों की संख्या तो हर दिन के साथ बढ़ा ही है, घटा तो नहीं है। लेकिन अब अग्रवाल जी के पास चलते हैं। अग्रवाल जी, आरोप तो कही है सर कि काम नहीं किया इन 4.5 साल में, सिर्फ सरकार की नाकामियां ही देखने को मिली है। कैसे जीतेंगे चुनाव, कैसे लोगों के बीच जाएंगे? जैसे ऐसा नहीं है, 4.5 साल में सरकार ने जो भी कार्य किया है वो जनता देख रही है, सबके बीच में है। आप कोरोना काल को ही ले लें, उत्तर प्रदेश में कोरोना की जो स्थिति रही है सभी लोग जानते हैं। इस प्रकार कोरोना काल से यहाँ लड़ने के लिए पूरी तरह सर, गंगा में लाश बहाए गए। अग्रवाल जी, कोरोना काल की स्थिति की बात करते हैं। कोरोना का कुप्रबंधन सरकार गिराने के लिए पर्याप्त है सर। कोरोना मौजूद है उत्तर प्रदेश के सरकार के कुप्रबंधन के लिए, तो सरकार गिराने का पर्याप्त और कार्यकर्ताओं ने किया। और जब लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग की मीटिंग बता रहे थे और उसको सुचारू रूप से कराने का प्रयास करते थे। जब गंगा में लाशें बहाई जा रही थी तब ये आपकी पार्टी कहाँ थी? भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? आपका मैनेजमेंट कहाँ था जब ऑक्सीजन से लोग मर रहे थे? ऐसा कुछ नहीं है, सरकार पूरी तरह पराली की तरह लाशें जलाई जा रही थी और बेड और ऑक्सीजन का इंतजाम ना करके आप उसको टीन की दीवारों से छिपाने का काम कर रहे थे।
इस ऐसा बात कुछ को नहीं लेके है आप सर। जनता के बीच में जाएंगे? इस बात को लेके आप जनता के बीच में जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। जनता पूरी तरह जान रही है कि सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया। जनता तो को ये जान बताने की रही है। जरूरत जनता नहीं तो 2022 में आपको जवाब अग्रवाल जी, देगी। यूपी की लेकिन जनता तो उससे खून के पहले आंसू रो चुकी आपको है सर। जवाब देना पड़ेगा। यूपी में जब कोरोना की दूसरी लहर आई, यूपी में क्या हालात थे, आप इस बात से मना कर सकते हैं क्या? नहीं, मैं उससे सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन उसके लिए हमारी अभी सरकार आपने की तैयारियों का, तरफ से अभी आपने बोला कि हमारी सरकार तैयारी कर रही थी कोरोना काल में। कैसी तैयारी थी सर? वो तैयारियां लोगों को दिखती क्यों नहीं? दिख तो रही थी मैडम। हर हॉस्पिटलों में आप देख लीजिए, हर हॉस्पिटलों में सर, अस्पताल की सीढ़ी पे लोग ऑक्सीजन के अभाव में मरे थे, बेड की। सर, कई तो विधायक ऐसे थे जिनके अपने खुद के परिजनों को बेड नहीं मिल पाया। आप ये सोचिए कि जब विधायक नेता का ये हाल है तो आम जनता का क्या हाल हुआ होगा। लेकिन सरकार उसके लिए पूरी तरह प्रयासरत थी, और जितना प्रयास से कहाँ होता है साहब? प्रयास से अगर बोल देंगे, अब जिन्होंने अपनों को खो दिया वो क्या कहेंगे? आपने प्रयास किया लेकिन कोई बात नहीं, सरकार नाकाम रही। आप इसे प्रयास नहीं कह सकते, आप इसे ये कहिए कि सरकार की वह नाकामी थी। नहीं नहीं, नाकामी मैं इसको सरकार की नहीं कहूंगा। सरकार अपनी तरफ नहीं, नाकामी तो स्वीकार ही नहीं कर सकते ना भारतीय जनता पार्टी के लोग। कोई नहीं सकता आपकी नाकामी स्वीकार कर सकते, क्योंकि आप कोई गलत काम, भारतीय जनता पार्टी कभी कोई गलत काम ही नहीं कर सकती है। लोगों की जान चली गई, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से झूठ बोल दिया कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई नहीं मरा। कोई नहीं मरा। इरम जी, इरम जी, यूपी चुनाव से पहले आप केजरीवाल साहब को देख भी रहे हैं कि लगातार वो यूपी में भी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल तो मैडम आपसे भी बनता है कि यूपी चुनाव से पहले आप लोग कार्यकर्ता भी सम्मेलन करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में कहाँ थे केजरीवाल? कहाँ थे केजरीवाल की कार्यकर्ता? कोरोना काल में केजरीवाल के कार्यकर्ता यानी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जमीनों पे थे, हॉस्पिटल में थे, लोगों को ऑक्सीजन दिलाने के काम में थे। आपको क्या बताऊं मैं, लोगों का सुबह से शाम तक फोन आता था, ऑक्सीजन नहीं है, सिलेंडर की। मैडम, अगर लोग परेशान है तो जाहिर सी बात है वो फोन तो करेंगे, लेकिन मदद कितनी हुई? किसी को मदद आम आदमी पार्टी ने कब में हेल्प करी है। दिल्ली के क्या हालात थे मैम? ऑक्सीजन ऑटो चलाए गए। आपको बता दूं, लखनऊ में ही हमारे सांसद संजय सिंह जी ने ऑटो एम्बुलेंस चलाई है। दिल्ली के क्या हालात थे? दिल्ली, लखनऊ तो छोड़ दीजिए, बात दिल्ली की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में आपकी सरकार है। दिल्ली, क्योंकि आप भी जानते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को तक फटकार लगाना पड़ा। ये भी कह रहे हैं अगर आपसे सरकार नहीं संभल रही है तो अब राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। दिल्ली के क्या हालात थे? दिल्ली के हालात तो हर जगह के ही खराब थे, लेकिन दिल्ली के हालात यूपी से बेटर थे, उत्तर प्रदेश से बेटर हालात। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मेरे को सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के हालात क्या थे और उत्तर प्रदेश के क्या हाल। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लाशें गंगा में बहाई गई, क्या दिल्ली में बहाई गई? देखिए, तो उत्तर प्रदेश से एक भी प्रतिशत कम दिल्ली में व्यवस्था नहीं थी। दिल्ली की सरकार भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पे चल रही थी। ये कोई नहीं, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से गंगा में लाशें बहाई गई, क्या दिल्ली में बहाई गई? प्रबंधन दोनों जगह से, चाहे वो दिल्ली रहा हो चाहे उत्तर प्रदेश रहा हो, सरकारें दोनों जगह की उसी तरह काम कर रही थी। जैसे लग रहा था कि दिल्ली में अगर कोई लावारिस की तरह छोड़ दिया था, सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया था। केजरीवाल की हर बात को केंद्र की तरफ धकेल देते थे। भैया मैं क्या करूं, ये तो सरकार नहीं कर रही, मैं क्या करूं? अगर कोई भी ऐसा होता तो जो दिल्ली में सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है, उनको सिर्फ आरोप भी लगाना था। मैम, दिल्ली वाले इलाज कराने के लिए चंडीगढ़ जा रहे हैं, उत्तराखंड जा रही हैं। इरम जी, दिल्ली वाले मरीज इलाज कराने के लिए चंडीगढ़ और उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, ऐसा क्यों? मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का खुलासा हुआ था। अभी चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो दिल्ली सरकार हो, बस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खेला है। आपने ये नहीं किया, हमने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने ऐसा किया। यही हुआ है कोरोना काल में। स्वीकार करती हैं आप इस बात को? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया। यहाँ चुनाव लड़ना जरूरी था, जो कि पंचायत चुनाव आ गया, और यहाँ चुनाव में कोरोना से लोगों की जान चली जाए उससे कोई मतलब नहीं है सरकार को। उसको अपना चुनाव चाहिए, उसको अपनी सत्ता चाहिए। अग्रवाल जी, कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ जी, बोलिए। चूंकि चुनाव की जो बात मैडम कर रही हैं, तो चुनाव का प्रक्रिया पहले से ही चालू हो चुका था और चुनाव अपने
चरम पे था, उसको रोकना जो कि चुनाव जरूरी थोड़ी ना था सर, चुनाव जरूरी था। 23-24 जिले पूरे सर उस वक्त देश में ऐसे थे जहां पर आंशिक लॉकडाउन लग चुका था, लेकिन यूपी में नहीं। बैठक बुलाने की मांग की थी और कहा था सरकार से कि चुनाव रोका जा सकता था, लेकिन जो लोग बीमार थे, जो अपनी सांसें छोड़ के जाने वाले थे, उनको वो दोबारा आपके यहाँ नहीं आएंगे। जो लोग चले गए इस संसार को छोड़ के, वो दोबारा नहीं आएंगे। चुनाव रोका जा सकता था, चुनाव बाद में हो सकता था। सरकार ने कोर्ट से दरखास्त की थी, ये गलतियां आप अपनी स्वीकार करिए, तब आप लोगों के बीच में जा सकते हैं। जो आज आप बोलते हैं कि मैं लोगों के बीच में जा सकता हूँ, आपको जनता क्या लेके आप जाएंगे? जिस घर में, जिस परिवार में अपने लोगों को खोया है, वो आपको वोट करेगा। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में कोरोना की जो हाल है, जो सभी लोग देख रहे हैं, किसी से भी ये छुपा नहीं है। वैक्सीन की कमी आपके पास, वैक्सीन घोटाला, हमारे सांसद संजय सिंह वैक्सीन की कहीं कमी नहीं है, वैक्सीन की कमी कहीं नहीं है। भाई हर साहब, व्यक्ति को हमारे वैक्सीन लग सांसद रही है, संजय सिंह लेकिन जी सपा सरकार ने सुनिए घोटाले का पूरा खुलासा किया है, चाहे वो पीपी किट घोटाला हो, चाहे आपका ऑक्सीजन सिलेंडर का घोटाला हो। हद तो खत्म कर दी आप लोगों ने, पानी का भी घोटाला कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैडम, कहीं भी किसी प्रकार का घोटाला नहीं है। और रही बात वैक्सीन की, तो वैक्सीन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है और सरकार पूरे प्रयास में है कि हर व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचे और सबको लगे। देखिए, ये कह लेना ये अच्छा है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम कामयाब है, लेकिन आप ये अपनी नाकामयाबी यहाँ पे मानिए। क्योंकि अगर वैक्सीन की बात करते हैं तो लोग सुबह से शाम तक लाइन लगा के खड़े रहते, तो उसके बाद होता था कि वैक्सीन खत्म हो गई, आज नहीं हो पाएगी। ये न्यूज हमसे बेटर आप लोग भी जानते होंगे कि न्यूज चैनल के माध्यम से सबने देखा इस चीज को। ये कहानी किसी से छिपी नहीं है। लेकिन फिर भी वैक्सीन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है और वैक्सीन सबको लग भी रही है। लोग सुबह से शाम तक लाइन लगा के चले जाते थे और बोलते थे कि वैक्सीन नहीं है। नहीं, तो या वैक्सीन तो पर्याप्त वो जनता झूठी थी। क्या कहें? अग्रवाल जी बताएं, इनकी दोनों डोज हो गई वैक्सीन की? किसकी? हमारी? जी हो गई। आप नेता है, आपकी हो गई होगी। जनता से भी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि मैडम ने बताया, मेरी पहली डोज के बाद जब मेरा डेट 84 दिन बाद आया तो मैं भी हॉस्पिटल में गया और जब मेरा नंबर आया तभी मैं वैक्सीन लगवाया। किसी भी चीज के लिए आदमी को सहम, ये बात जनता से भी बोलिए, जनता से पूछिए उसको मिल रही क्या दोनों डोज? सभी वैक्सीनेशन हो रही है। जिसका जब डेट आएगा उसको अपने समय पे वैक्सीन लगेगी। करिए, वहाँ पता करिए वहाँ क्या आप बोलते। हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी हर वैक्सीन सेंटर पे लगे हुए हैं और उनकी जनता की पूरी सेवा कर रहे हैं। वहाँ उनके लिए पानी की व्यवस्था की गई है और उनके साथ मिलकर उनको वैक्सीन लगाने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, वैक्सीनेशन के मामले में सरकार लगी तरह से फेल है। वैक्सीन सबको नहीं पहुँच पा रही है, इस बात को स्वीकार करिए। वैक्सीन सबको पहुँचेगी और सबको लग रही है। पहुँचेगी, पहुँचेगी। मैं कह रहा हूँ पहुँच रही है, फिर कह रहे पहुँचेगी, तो जब पहुँचेगी तभी ना लगेगी। वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है और सबको लग भी रही है। अब मैं डिबेट में हूँ, वरना आज की अखबार की कटिंग में आपको दिखाता। हमारे सुल्तानपुर जनपद में कल 3 लोगों की पिटाई हुई है वैक्सीनेशन सेंटर पर, जबरदस्त मारपीट हुई है। पुलिस वालों को पहुंच मिश्रा जी दिखा सकते हैं, अगर है तो दिखा दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। वैक्सीन नहीं थी। मिश्रा जी अगर आपके पास है, आपने कहा ना कि अखबार की कटिंग है, अगर है तो बिल्कुल दिखाइए। अब मैडम यहाँ डिबेट में कि मैं बैठा नहीं हूँ, मुझे मालूम नहीं था कि इतने बजे डिबेट है। मुझे अचानक बताया कि अगली डिबेट में मैं वो सारे आंकड़े आपके सामने रखूंगा, ले आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, अग्रवाल जी बोलिए। मैं जैसा मैंने बताया कि वैक्सीन हमारी सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है और सभी लोगों को वैक्सीन लगेगी। इसके लिए हमारी सरकार का रिजल्ट है, लेकिन सत्यता ये है कि जमीनी हकीकत से ये कोसों दूर है। इनको जमीन पर क्या हो रहा है इस बात का कोई आइडिया नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे कार्यकर्ता हर वैक्सीन सेंटर पे रहते हैं और जनता को सहयोग करते हैं और वैक्सीन लगवाने का भी पूरा उनको प्रयास नहीं मिल रहा है। आप इन पर अगर गौर करेंगे तो ये लगेगा कि जमीनी हकीकत कुछ और है और प्रवक्ता महोदय बोल कुछ और रहे हैं। मतलब वास्तविक और जमीनी हकीकत में बहुत फर्क है, दिखाया कुछ जा रहा है पर होता कुछ है। मैडम ये आदम गोल्डवी जी का एक शेर था ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, तुम्हारे दावे किताबी है। 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी शेर को फॉलो कर रही है, 100%। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो शेर अभी आपने बोला, शायद भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं
वो शेर पे चलना ज्यादा उन्हें अच्छा लगता है, इसी पर वो अमल करते हैं। चल नहीं रही है सरकार, उसी को फॉलो कर रही है। बिल्कुल, आप तीनों ही हमारे साथ चर्चा में। वैक्सीन लग चुकी है, इसलिए इनको पता है कि वैक्सीन आसानी से मुहैया हो। किरण जी, आपको वैक्सीन नहीं लगी मैडम? आपने वैक्सीन नहीं ली अभी तक? हेलो सर, पहले तो वैक्सीन जनता को लगनी चाहिए। आप वैक्सीन ले चुकी हैं? क्योंकि आप वैक्सीन ले चुकी हैं ना? जी, मैंने वैक्सीन ले लिया। क्योंकि आप भी नेता हैं, इसलिए आपकी भी वैक्सीन लग चुकी है। शायद जहां तक मुझे लगता है कि वरुण मिश्रा जी को भी दोनों वैक्सीन की डोज लग चुकी होगी। तो कहने का मतलब ये है, पहली डोज लगवाई है, क्योंकि हम लोगों को जनता के बीच में जाना होता है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी को इन्फेक्शन फैलाने का कारण बनूं। मैंने पहली डोज लगवाई हुई है। लगती है और कितनी समस्या से लगी है उसको सिर्फ मैं जानता हूँ। ऐसा बहुत ही समस्या लगवाने में कोई भी समस्या नहीं है। 3 दिन आराम से लगवाएं। आप मैडम बोल रही हूँ, मैं नेता हूँ, मैं 3 दिन दौड़ी तब मुझे पहली डोज मुझे भी मिली, दोबारा अभी दूसरी डोज नहीं लगी मुझे। ये हालत है अग्रवाल जी नेताओं का भी। आप अगर नेता है और अगर सौभाग्य से भारतीय जनता पार्टी के नेता है तब तो ठीक है। अगर आप किसी और पार्टी के नेता हैं तो आपको नहीं, ये सर आपका कहना मतलब जिसकी सरकार उसका बोलबाला केंद्र में, क्योंकि बीजेपी की सरकार है ना सर, इसीलिए शायद हाल है वो जनता सोचे, जो जनता है वो बेचारी कैसे, उसको कैसे मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। आप पार्टी के लिए नहीं है और बोल सकते हैं कि नहीं लगी, पूरी जनता के लिए और सबको लग रहा है। जी बिल्कुल, आप तीनों ही हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए। समय कम है इसलिए मुझे इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि अब बीजेपी यूपी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह को आगे कर ओबीसी समुदाय को जोड़ने की मुहिम चलाने जा रही है। ये मुहिम की जरूरत शायद इसलिए यहाँ पर और पड़ जाती है क्योंकि जिस तरीके से यूपी में पहले से ही बसपा की तरफ से ब्राह्मण कार्ड का खेला गया, बसपा ब्राह्मण समाज को लुभाने के पूरे प्रयास कर रही है। ब्राह्मण सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था, शायद इसी के तर्ज पर और इस बात से ज्यादा वाकिफ होते हुए बीजेपी की नजर अब यूपी के गैर यादव ओबीसी मतदाताओं पर आ टिकी है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।